ध्यान दो भाई, असर्टिव सेंटेंस समझा दिया था, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल और रेगुलेशन समझाते हैं। इंट्रोगेटिव के हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारा WH वर्ब। तो ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब में कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है ना कंजक्शन वर्ड का। और यहां पर कंजक्शन वर्ड हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला नियम, अगर यहां पे से टू आ रहा है तो किसे बदलना में? टेल में। ओ सॉरी, यहां इंट्रोगेटिव है आस्क में, ओनली फॉर आस्क। और सेज टू आ रहा है तो आस्क्स में, और सैड टू आ रहा है तो फिर आपको किसमें बदलना है? आस्क। अंडरस्टैंड? इतना ध्यान रखना है। और दूसरा, यहां पर सिंपल ये आते नहीं है, ऑब्जेक्ट इनके साथ में इंक्लूड रहता है, और ऑब्जेक्ट ना भी हो ना तो भी आपको भैया बहनों इसमें चेंज ही करना है। अंडरस्टैंड? ठीक है ना, चेंज ही करना है। ओनली फॉर सैड आए तो भी आपको किसमें बदल देना है? आस्क्ड में। ठीक है, और अगर नहीं भी बदलोगे तो कोई विशेष गलती नहीं मानी जाए। ठीक है, लेकिन कब बदलना है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यहां पे सैड आ गया है। ठीक है, सैड आ गया और नेक्स्ट में यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सेकंड पर्सन यू से हो गई, तो यू को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट इसमें आया नहीं है ना, नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ से मानना पड़ेगा। और जब मान लिए ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट है ना, मान लिए तो है, तो आपको किस में बदलना होगा? आस्क्ड में। ठीक है ना, ऐसी स्थिति है। कोई नहीं, वो तो देखेंगे एरोप्लेन मोड, है ना। तीसरा नियम, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नियम वही सेम है, आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन संबंधित, टेंस से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहला है हमारा सी सेड टू हरी, तो सेड टू को किस में बदल देना है? आस्क्ड में। सी आस्क्ड हरी। ठीक है, पहला नियम हो गया है। दूसरा नियम, कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करना है। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है पता तो है ना? हाँ, तो ये देखते हैं, ये हमारा आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हम कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। अंडरस्टैंड? उसके बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, और असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो भैया बहनों सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में बनाना होगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदल जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हरी है। क्या है? हरी। लड़का है ना, लड़का है। और ध्यान दीजिएगा, हरी है तो यहां पर हमने कहने का मतलब हिम के लिए आया है। ये ऑब्जेक्ट रूप भाई ही का हिम होता है ना,
क्योंकि हरी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ही पुरुष है, तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हिम, ठीक है ना। और पॉजिटिव रूप क्या होता है? हिज, ये ध्यान रखना है। तो ये हिम है। अब यहां पर यू को सब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे तो हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? ही लिखना पड़ेगा, ना कि हिम। अंडरस्टैंड? यहां मान लो हरी ना होकर के ओनली फॉर हिम ही आ जाता, तो यहां पे हिम नहीं लिखते हम, क्या लिखते? ही। सब्जेक्टिव रूप लिखना होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पे आपको ही लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं भाई, आपको प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया है, यहां पर भी देखना है आप लोगों को। उसके बाद में किससे संबंधित परिवर्तन करना है? टेंस से संबंधित। पहला नियम हमारा हो गया है, ये हो गया। दूसरा हो गया है, ठीक है। तीसरा प्रोनाउन संबंधित हो गया है। चौथा हम किससे संबंधित करेंगे? टेंस से संबंधित। अब टेंस से संबंधित परिवर्तन करने से पहले आपको ये भी देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ग के सेंटेंस में से, सेज तो नहीं है। अगर यहाँ पे से या सेज होता तो टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करते। यहाँ पे क्या आया है? सैड। इसका मतलब टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। अब आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। अगर आप लोगों को ये पता ना लगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, तो कल परसों मैंने जो आपको सारणी बनवाई थी उसमें टेंस नहीं लिखवाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखवाई थी। तो आपको लगता है कि इज एम आर आया है तो उसको किस में बदलना है? वाज वर्ब में, ठीक है। तो यहां पे हम सब्जेक्ट को देखते हुए वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या आया हमारा? ही। तो ही के साथ में वाज का प्रयोग होता है, वर्ब का वाज का। तो यहां पे हमने वाज लिख देना है। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद में देखना है कि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन, जो इसमें कोई भी शब्द नहीं आया है, तो बाकी सेंटेंस को हमें सेम राइट कर देना है। और यहां पे जो प्रश्नार्थक चिन्ह है इसको हटा देना, क्या लगाना आपको? फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस अब हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं। ये बात समझ में आई है क्या सभी को? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास में सैड टू आया है, तो उसको किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। अभी क्यों बदल रहे हैं? टोल्ड क्यों नहीं लिख रहे? पता लग रहा है ना इस चीज का? क्यों? क्योंकि यहां पर इंट्रीगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रीगेटिव सेंटेंस की पहचान अगर आपको करनी है तो राममाला औषधि है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, तो हमने यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके ये लगा दिया, ये इंट्रीगेटिव सेंटेंस नहीं है। कौन सा है? इंपरेटिव हो गया। एक फुल स्टॉप और प्रश्नवाचक चिन्ह से ही सेंटेंस और रेगुलेशन बदल जाएंगे, पूरा ही मामला चेंज हो जाएगा। यहां पर सैड टू की जगह और ही मामला आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि इंट्रीगेटिव सेंटेंस का रामबाण उपाय यह है कि यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह जहां आ गया वहां पर फिर आपको ये रूल फॉलो करने होंगे, यानी टोल्ड की जगह आस्क्ड रखना होगा। ठीक है, तो यहां पे आस्क्ड हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी। ठीक है, और भैया बहनों ये जो चीजें ना कि भाई वर्तमान में आपको लगता है कि एक नंबर का है, लेकिन आने वाले समय में अगर आपको कोई नौकरी गवर्नमेंट प्राप्त करनी है, इंग्लिश का उसमें पार्ट है, तो ये निश्चित रूप से पढ़ने पड़ेंगे और इन्हीं को पढ़ करके आपको नौकरी मिलेगी। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंत में आपको मान लो कि आज आपके पास वक्त है, ठीक से समझने का वक्त है, आप समझ लो, बाद में ना ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक भैया आया था, उसके पापा वो यहीं से पढ़ा था ना, रवि मौर्य। यहां पर वो बच्चा था 6ठी या 7वीं क्लास में आ गया था, 6ठी 7वीं क्लास से लेकर के, और ये मान लो शायद 10वीं क्लास यहीं से पास की, और 8वीं क्लास में एनएमएस में भी शायद ये बच्चा रहा। देखो ये रहा, डफोर संघ था। इसको ठीक से प्रॉपर रूप से किताब नहीं पढ़नी आती थी, तो हमने एक ही प्रॉमिस, अभी भी इनके पिता साथ में आए हैं, एक ही प्रॉमिस किया है कि बच्चा रेगुलर आए बस। और अब किस लिए आया है ये? बीएसटीसी तैयारी के लिए। हमने कहा सर जी हम तो बीएसटीसी तैयारी करवाते नहीं है, कि सर जी आप क्या करवाओ या मत करवाओ, मेरा बच्चा आपके पास में आएगा, आप पढ़ाओगे और बच्चे का सिलेक्शन पढ़ाओगे, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि होगा। फिर उनका इतना आत्मविश्वास दे करके हमने भी यही बात कह दी कि कोई नहीं, अगर आप दृढ़ संकल्प करके यहां आए हो
विश्वास लेकर के आप आए हो तो हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बस एक ही गारंटी है, रेगुलर आना चाहिए। चाहे अंडा चाहे खेल ही जाए कोई दिक्कत को नहीं, घर पे भी खेले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही गारंटी बस रेगुलर। हमारी संस्था का एक ही टारगेट है, बच्चा रेगुलर आएगा, बेड़ा पार करवाने का हमारा संकल्प है ना। ये कई बच्चे बैठे हैं बेचारे आ रहे हैं, है ना, इनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये भी बात बुरी का काम है, एब्सेंट पे रहते नहीं रह रहे, हमें प्रसन्नता है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं भी पढ़ रहे, आपने देखा होगा पूरी साल भर हो गई, इनसे कुछ सुनी कोई नहीं सुना जाए ना, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर वालों को भी इतना विशेष फोन नहीं किया, हमने प्रेशर नहीं किया कि थारो बच्चों फट रही हो, चाहे कौन फट रही हो की हो रही हो, लेकिन बड़ी अंकों से पास होंगे गारंटी। इसका सबूत आपके सामने है ना, और बढ़िया ही नंबर आएंगे। अभी प्री बोर्ड लिया था, उसमें बढ़िया नंबर आए हैं और परीक्षा में भी आएंगे। तो रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज है, और हमारा यही है कि चाहे बजरंग बली की कृपा मान लो या हमारे हनुमान चालीसा का शनिवार का पाठ मान लो, कैसे मान लो, लेकिन एक ही बस रेगुलर। और संस्था के जो रूल भी है वो भी ये कहते हैं ना, बस रेगुलर। रूल भी इसी आधार पर बना रखे हैं कि रेगुलर जो है ना उसकी फीस भी कम और मेहनत भी ज्यादा, और हर प्रकार से उसको फायदा ही फायदा। तो रेगुलरिटी है बस। तो आगे ध्यान रखना है, यहां पे अब क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो ही सेड को आस्क में बदल दिया, मी। अब यहां पे कंजक्शन वर्ड क्या लगाना, में, इफ, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, वही बात हो गई। सेकंड पर्सन है ना, किसके अनुसार बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना, ये बात आपको बोलनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। अब मी नहीं लिखना है यहां पे, क्या लिखना है, आई। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप है, इसका सब्जेक्टिव रूप लिखना है, और सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, आई। वेरी गुड। अब आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया, अब हम क्या करेंगे, टेंस से संबंधित परिवर्तन। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, सेड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहां पे डू और डज अगर आता है डायरेक्ट नरेशन में, सारणी में लिखवाया है, तो किस में बदल देना है, में, डिड में। अंडरस्टैंड, या फिर डिड में अगर नहीं बदलते हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आप लोगों को समझना होगा। अगर डिड भी लिख दिया तो कोई गलती नहीं है, सेकंड भी लिख दिया तो कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, तो आपको इतना ध्यान रखना, डू और डज आया है तो डिड में बदलना है, आई डिड। ठीक है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो गया, टेंस से संबंधित हो गया, समय में दूरी संबंधित परिवर्तन के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए बाकी सेंटेंस को क्या कर देना, में राइट कर देना, हेल्प सीता, लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आ रही है क्या बात सभी को? तो कितने विद्यार्थी हैं जो इस सेंटेंस को बना देंगे? सेम दोनों की तरह ही है, ये कोई अलग तो नहीं है। बाकी के भैयाओं को भैया इतनी गहनता से समझा रहे हैं, रूल और रेगुलेशन की जो किताब है वो आपके सामने है, और यहां पर भी नियम लिखे हैं। बताओ कैसे पार पड़ेगी? शिवम भैया खड़े हो, देखो बताओ भैया। विमला आस्क्ड हरी इफ ही ये लिखा रखा है हमने, है ना। साइड में आप देख सकते हो कि पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो तो उसको किस में बदलते हैं? बताओ भैया, पास्ट परफेक्ट में किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में लिखा रखा है ना, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? हैड। क्या लिख देना है? हैड। अब थर्ड फॉर्म करनी है, यहां पे राइट फर्स्ट फॉर्म है ना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न, WRITTEN। ठीक है ना, रिटर्न। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? ए स्टोरी।
अब यहां पे देखिएगा हैड रिटन, और इसको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और ये ध्यान कब रख पाओगे, जब आपको सारणी टेंस से संबंधित परिवर्तन की याद होगी, ठीक है ना। हाँ, वहां तो कॉपी किताब के रूल और रेगुलेशन आपके सामने होंगे नहीं, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो समझाने की चीजें वो समझा रहा हूं, सिट डाउन। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो, समझ में नहीं आए, कहीं पर कंफ्यूजन वाला है ना मामला हो, तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर जी यहाँ कंफ्यूजन है, बताओ, तो दोबारा समझाया जाएगा। नेक्स्ट, इससे पहले हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब क्या आए हैं, अब हमारा कौन सा गया है, WH वर्ड का। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपको समझने की बात है कि यहां पे मोहित लिख दिया हमने। अब अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि ओनली फॉर सैड आए तो हम क्या रखें। तो भैया बहनों, आप लोगों को क्या कर देना है, आस्कर, ठीक है। क्या इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है, आपको आस्कर कर देना है, ठीक है। आस्कर लिखा है ना, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, आस्कर, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर कंजक्शन वर्ड क्या लगा देना है, वाहिद, ठीक है। ये WH वर्ड के रूप में कंजक्शन वर्ड आया है। अब हमने नेम हुए लगाने हैं, असर्टिव सेंटेंस में करना है इसको। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, किसके अनुसार बदलेंगे, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहां पे दे। अब आगे देखना है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जो करना था कर दिया। अब हमें टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। टेंस में देखना है यहाँ पे क्या है, वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। वेरी गुड, तो यहां पे आपको हैड बीन लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद में लेट क्या है, ये बहुत प्रकार से ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब तो नहीं है, वर्ब नहीं है। वर्ब होती तो आईएनजी लगाते हम, तो यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिख देना है, ओनली फॉर, और यहां पे पुलिस। क्या है भैया, क्या समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। क्या कह रहे हो, कोई समस्या नहीं है, ये कोई समस्या हो तो बताओ भैया। ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट हमारा यू आस्क्ड मी। अब आप कहोगे सुजीत पहले से ही आस्क्ड आ गया, अब क्या बदला, मैं बदल दिया, तो हमें बदलने की कहां आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं है ना, मत बदलो। हमने कहीं सीखा ही नहीं है, कहीं नियम ही नहीं है कि आस्क्ड आ जाए तो हम क्या लिखें, ठीक है ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेम टू सेम आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। क्या कोई तकलीफ नहीं है। अब देखना है कि यहां पर शुरुआत किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। तो कंजक्शन वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम, इफ का। अब हमने असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा यू है, सेकंड पर्सन है। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसका सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई, तो यहां पे आई लिख देना है। वही बात हो गई है, डू नॉट, डिड नॉट, है ना। तो यहां पे क्या कर देना हमें, डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में गो टू स्कूल, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, यहां पर थोड़ा सा मामला चेंज हो गया है, ठीक है। समझाते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे लास्ट में देखते हैं कि पर्सनल चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहां पे सी सैड को आस्कर में बदल देना है, ऑब्जेक्ट हमारा मी। अब देखना है कि यहां पर कोमा है और उसके बाद में डोंट यू लिखा है, क्या लिखा है, डोंट यू। अब ध्यान से समझना है कि डू ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, यहां कोमा नहीं होता तो समस्या का विषय हो जाता, ठीक है। तो ये कोमा कहने वाला डू नॉट, तो ये आगे है, फर्स्ट में ही है, ठीक है। तो आपको यहां पे इफ का प्रयोग कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना है,
किसका प्रयोग करना है? सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? यू, और यहां पर भी क्या है? यू है। तो यू को किसके अनुसार बदलते हैं? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई। और ध्यान दीजिएगा, बहुत से भैया बहनों ने कीबोर्ड में गलती की थी। आई कहीं पर भी अगर अकेला है तो भैया बहनों तो सेंटेंस के बीच में हो, लास्ट में हो, पहले हो, कहीं पर भी अगर अकेला है तो कैपिटल ही रहेगा। कहीं पर भी आपको स्मॉल लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल कब लिखोगे? जब सेंटेंस के बीच में कहीं आ रहा है या फिर वर्ड के बीच में। सेंटेंस मतलब वर्ड के बीच में। आ रही है बात समझ में? अगर अकेला है तो आई को कैपिटल ही लिखना होगा, बड़ा लिखना है। आई हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहां पर अब दो सेंटेंस के रूप में सेंटेंस है आपके सामने। तो यहां पे देखते हैं तो ये डू है और ये नो है। कहने का मतलब एक तरफ तो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। यही बात है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। या हम इसको चाहे पहले बना लो या इसको पहले बनाओ, है ना? तो यहां पे हमने क्या कर देना है? अगर इसको हम पहले बना रहे हैं तो डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड नॉट। और इसको हम बना रहे हैं तो आई के साथ में इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? KNEW। तो आई न्यू, मी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सी है, सी का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। डू को हम किस में कर देंगे? डिड में, डिड नॉट। डिड नॉट। और उसके बाद में यहां पे आप ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, तो यहां पे मी लिख सकते हो आप। क्या कैसे बनाया इसमें? एक बार देखो कैसे बनाया है। यहां तक ये है, हाँ? इसके आगे नहीं लिखा है। और तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई विशेष है ना, और लिख दोगे तो अच्छा ही है ना। और यहां तक लिखो तो आप यहां तक लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे ध्यान दीजिएगा। द टीचर टोल्ड यू डिड यू नॉट प्ले माई फी। तो सबसे पहले हमने यहां पे देखना है कि द टीचर, अब यहां पे टोल्ड आया है तो यहां पे आप आस्कर भी लिख सकते हो, टोल्ड को टोल्ड भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप आस्कर लिख दोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद में यू, कंजक्शन वर्ड इफ। यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पहले से यू है तो यू का सब्जेक्ट रूप भी क्या होता है? यू ही होता है। यहां पे पास्ट सिंपल है तो किस में बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पे हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, क्या नाम है? पे, पेड, ईडी हो जाएगा ना। पेड माई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? टीचर। अब टीचर में महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो यहां पे आप पुरुष अगर समझ रहे हो तो क्या हो जाएगा? ही, हिज, है ना। आई, माई, आई का पॉजिटिव रूप है तो ही का पॉजिटिव रूप क्या हो जाएगा? हिज। अगर लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर और शी, ठीक है। किसी को समस्या हो तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, दोबारा समझा दिया जाएगा। कंफर्म है? राइट कर लो।